नमस्कार, जय हिंद। मैं सतीश मिश्रा आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑयलर्स कांस्टेंट के बारे में। आप बोलोगे ऑयलर्स कांस्टेंट के बारे में फिर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि ऑयलर्स कांस्टेंट इतना ज़बरदस्त कांस्टेंट है, इसके इतने सारे फैक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं कि उन्हें एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता। मैंने इसके पहले एक और लेक्चर अपलोड किया था इन द लॉगरिदम लेक्चर सीरीज। तो अगर आपको ऑयलर्स कांस्टेंट को और भी डिटेल में डीप में समझना है तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वो लॉगरिदम का 5th लेक्चर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अभी यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगा। तो आप ऑयलर्स कांस्टेंट पे जो वो बेसिक लेक्चर है, मतलब जिसमें हमने बहुत ही छोटी छोटी बेसिक बातें की थी ऑयलर्स कांस्टेंट के रिगार्डिंग, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी, कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ पे पहुंचा, कैसे आया, जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरे डेवलपमेंट के बारे में हमने उस लेक्चर में अच्छे से आराम से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आ जाएगा, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप ई के बारे में जानते हैं तो ये जो लेक्चर है आपको ई के बारे में, ऑयलर्स कांस्टेंट के बारे में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएगा। तो हाँ, हम आज के लेक्चर में ऑयलर्स कांस्टेंट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेक्चर में उतर जाते हैं और लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। सो दोस्तों, मैंने या ई के बारे में जो भी जनरली आपको पता होगा वो आपको ये पता होगा कि लियोनार्ड ऑयलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु gave this symbol to this constant E, and it is basically given by limit n tend to infinity, function is 1 plus 1 by n the whole raised to n. So दोस्तों, ऑयलर्स कांस्टेंट के बारे में सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पूरा जो डिस्कवरी है वो ऑयलर ने अपने दम पे नहीं किया था, पूरा डिस्कवरी नहीं किया था। बेसिकली ऑयलर ने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाला था। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किसी और के थॉट प्रोसेस की देन है, एंड दैट पर्सन वाज जैकब बर्नौली। तो जैकब बर्नौली ने 1683 में कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो वाइल सॉल्विंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, सो ही फिगर्ड आउट अ फैक्टर विच इज कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। तो उन्होंने ये ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया और उन्होंने इस ग्रोथ फैक्टर में ये लिमिट कंडीशन भी अप्लाई किया, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो इन 1736 तो ये दो ईयर्स बहुत क्रूशियल है, 1683 एंड 1736। सो 1736 में लियोनार्ड ऑयलर ऑफिशियली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम he said that कि this is a irrational constant whose value will lie between 2 and 3, and he gave the symbol E, and he figured out this constant like 2.71 and something, right? तो ये सेकेंड फैक्ट है कि इसका सिंबॉलिक नोटेशन ऑयलर ने दिया, इस कांस्टेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में ऑयलर ने रिप्रेजेंट किया, और इसका जो वैल्यू है 2.71, the Euler was the one who figured it out. Okay, so ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए। तो ऑयलर यहाँ पे नहीं रुके, ऑयलर ने बोला नहीं वेट, ये कांस्टेंट को बहुत डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑयलर ने एक और तरीका बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो E है ये इरेशनल कांस्टेंट है, इसे हम इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। तो व्हाट वाज दैट इनफाइनाइट सीरीज? तो ही सेड दैट इट इज नथिंग बट 1 by 1 प्लस 1 by 1 into 2 प्लस 1 by 1 into 2 into 3 प्लस 1 by 1 into 2 into 3 into 4 प्लस 1 by 1 into 2 into 3 into 4 and दिस गोज अप टू इन्फिनिटी। तो ऑयलर ने ये भी फिगर आउट किया कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, और इस सीरीज का जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली ई आएगा, ई ही आएगा। ठीक है, तो आप ई का वैल्यू यहां से भी पता लगा सकते हो और आप ई का वैल्यू इस सीरीज से भी पता लगा सकते हो। अगर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको मालूम होगा कि ये जो 1 into 2 है वो 2 फैक्टोरियल होता है, ये 1 into 2 into 3 है ये 3 फैक्टोरियल होता है, ये 1 into 2 into 3 into 4 जो है ये 4 फैक्टोरियल होगा। माई मिस्टेक, यहाँ पर
यहाँ पर इंटू 5 आएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है, ये 5 फैक्टोरियल होगा। तो अगर इसे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखा जाए तो फैक्टोरियल के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा होगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ये भी लिख देता हूँ, एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो इन्फिनिट सीरीज है इसका वैल्यू भी ई आता है। तो दैट्स अ very important result regarding E. Okay, so this is something told by Leonhard Euler. Okay, so yeah, Leonhard Euler was a very intelligent and a greatest mathematicians of all the time, I suppose. बहुत डिस्कवरी किया है उन्होंने मैथमेटिक्स में, इतनी डिस्कवरी की कि पूछो ही मत। आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जो लियोनार्ड ऑयलर के डिस्कवरीज पर बेस्ड होगा, ठीक है। ओके, फिर सेकंड फैक्ट ये है कि ये जो ई का वैल्यू है जिसे हम कह रहे हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n द होल रेज़ टू n, अगर हम इस लिमिट में अगर ऐसा कुछ कर दे कि हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, बोल दिया कि पुट n इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि n को 1/m से रिप्लेस कर रहे हैं, अगर n को 1/m से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो m जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर ये n लार्जर एंड लार्जर होते जा रहा है तो ये जो m है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होगा एंड वो 0 को अप्रोच करेगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन को अगर आप इस लिमिट में अप्लाई करते हो तो यू कैन ऑल्सो सी वन मोर रिजल्ट, दैट लिमिट m टेंड टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट m टेंड टू 0 इन ब्रैकेट 1 + 1/n। 1/n क्या है, देखो अगर n का वैल्यू 1/m है तो डेफिनेटली 1/n जो होगा वो m होगा, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे m आएगा और पावर में n है, मतलब वहाँ पे 1/m आएगा। और ये जो e का वैल्यू है, ये चीज़ आपने लिमिट चैप्टर में फॉर्मूला के फॉर्म में देखा होगा, आइदर ये फॉर्मूला देखा होगा या फिर ये, मतलब दोनों ही हो सकता है। तो लिमिट चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो आपको उस चैप्टर में ये दोनों फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे। तो आप e के वैल्यू को इस तरीके से भी बता सकते हो कि अगर m 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 + m द होल रेज़ टू 1/m का जो वैल्यू आता है वो e को ही अप्रोच करता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो 1 + 1/n द होल रेज़ टू n, ये वैल्यू e को अप्रोच कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर m 0 को अप्रोच करेगा तो 1 + m द होल रेज़ टू 1/m भी e को अप्रोच कर रहा है। सो यार नंबर्स के प्रॉपर्टीज यार देख के इतना मज़ा आ जाता है कि मतलब यार नंबर्स का कॉन्सेप्ट जिसने भी बनाया होगा यार, मतलब मैं तो बोलता हूँ उसको याद करना चाहिए दिन रात, जिसने भी नंबर्स का डिस्कवरी किया होगा। बट पता नहीं, किसी को भी पता नहीं कि नंबर्स का डिस्कवरी कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ये बहुत ही पुराने समय से होते आया है। इंसान बहुत ही क्यूरियस था, काउंटिंग शुरू कर दिया, तो काउंटिंग शुरू करते फिर नंबर्स का इन्वेंशन हो गया, राइट। सो दैट्स अनदर फैक्ट रिगार्डिंग ई। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने जितने भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स पढ़े होंगे जैसे पाई एंड √2, believe me, √2 is a mathematical constant. It's a very very important mathematical constant. And iota, which is given by √(-1), and there is something called golden ratio, समथिंग लाइक दैट, जिसका वैल्यू 1.61 होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनमें से ई भी एक वन ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है। आपको मैं एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, इनके रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये है कि पाई, √2, आयोटा एंड दिस फाई विच इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो, दिस ऑल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो आपको पता है कि पाई को ज्योमेट्री से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, तो हमें पता है कि सर्कल के, सपोज हमने इसका डायमीटर लिया कैपिटल D, तो हमें पता है कि सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो है लेट्स से एस मान लो। एस को अगर हमने डायमीटर D से डिवाइड किया तो ये पाई आता है। तो मतलब आप पाई को ज्योमेट्रिकली बता पा रहे हो। अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, सपोज
जिसके दोनों साइड्स जो हाइपोटेनस नहीं है, अगर इन दोनों का लेंथ 1 यूनिट है तो हाइपोटेनस का लेंथ √2 यूनिट्स आएगा. तो वंस अगेन यू कैन से दैट √2 इज अ हाइपोटेनियस, मतलब इट्स गिवन बाय ज्योमेट्री. तो पाई इज explained by geometry and √2 can also be explained by geometry. तो पाई को ज्योमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं और √2 को भी ज्योमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इवन आयोटा को भी ज्योमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं. गोल्डन रेशो को भी 1.61 जो होता है उसको भी ज्योमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट ये ई ऐसा कांस्टेंट है, इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको ज्योमेट्री के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ई का ज्योमेट्री में कहीं भी यूज नहीं है. ओके, ज्योमेट्री में कहीं भी यूज नहीं है. ठीक है, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है जो आपको, जिसको आप ई से रिलेट कर सको. यहां पे स्टैंडर्ड फिगर है, राइट? सर्कल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, दीज आर दी ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट? और इन दोनों से रिलेटेड दो मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स तो हमने देख लिए, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है जो ई को रिलेट कर सके. ठीक है, तो दैट्स अनदर फैक्ट कि ई कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. अब ऑयलर, यार ऑयलर की तारीफ जितनी भी की जाए बहुत ही कम है. लियोनार्ड ऑयलर का नाम जितना सम्मान से लिया जाए उतना ही कम है. जब हम मैथमेटिक्स की कोई क्लास स्टार्ट करते हैं ना यार, तो हमें स्टार्टिंग में ना जय ऑयलर बोलना चाहिए, ऑयलर की जय हो. बिकॉज इतने सारे इन्वेंशंस करके रखे उस बंदे ने, मैथमेटिक्स में इतनी ज़बरदस्त डिस्कवरीज करके रखी है कि मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते. पूरी ज़िंदगी मैथमेटिक्स को डिवोट कर दी और इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स बनाए कि आज हम उन सभी रिजल्ट्स को लेकर मैथमेटिक्स को बहुत आगे ले जा चुके हैं. तो ऑयलर ने एक और रिलेशन बताया जो कि बहुत ही अमेजिंग रिलेशन है, जो कि रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिलेट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करता है. तो आपको ये पता है कि 1 and 0 आर रियल नंबर्स एंड दे आर कॉन्स्टेंट्स. यू ऑल्सो नो दैट आयोटा विच इज गिवन बाय √-1, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट. एंड पाई तो पता ही है और ई के बारे में तो हम बात ही कर रहे हैं. क्या आपको पता है कि इन सभी कॉन्स्टेंट्स को एक ही इक्वेशन में कंबाइन कर सकते हैं? एक ही इक्वेशन होगा जो इन सभी कांस्टेंट्स को कंबाइन कर देगा एक ही इक्वेशन. ऐसा और किसी इक्वेशन में नहीं होता कि जहां पर इतने सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स को एक साथ इन्वॉल्व किया जाए. अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 and 0 आर रियल नंबर्स, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, and pi and e are real numbers but they are irrational. So these are real numbers but they are irrational. 1 and 0 are real numbers but they are rational, and iota is imaginary unit. तो एक ऐसा रिलेशन ऑयलर ने डिस्कवर किया था जो इन सभी कॉन्स्टेंट्स को रिलेट कर रहा है. मतलब यार रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, रियल में रैशनल एंड इरेशनल सारे के सारे एक साथ रिलेट हो रहे हैं. तो वो रिलेशन कितना जबरदस्त होगा, वो डिस्कवरी कितनी जबरदस्त होगी कि इतनी सारी चीजों को एक साथ एक जगह पे लाके रख दिया. तो वो रिलेशन मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत सारे टी शर्ट्स पे भी इसका प्रिंटिंग देखा होगा. कुछ मैथमेटिकल गीक्स इस इक्वेशन की टी शर्ट पहन के घूमते हैं. एंड दैट रिलेशन इज e raised to iota pi. e वही है 2.71, इसके पावर में क्या आ रहा है? आयोटा पाई. आयोटा वही √-1, इसके साथ पाई और +1 = 0. तो देखा आपने कितना जबरदस्त इक्वेशन है. देखने में कितना आसान है बट कितना जबरदस्त इक्वेशन है कि ये ई, आयोटा, पाई, 1, 0 सबको रिलेट कर रहा है एक साथ. क्या जबरदस्त इक्वेशन है. ऐसा इक्वेशन मेरे नॉलेज में तो अभी तक फिलहाल नहीं है जो इतने सारे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स को एक साथ रिलेट करे. कितने मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई ऐसा कोई इक्वेशन बताओ जो 5 मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स को, पाई को, ई को, आयोटा को, 1 को, 0 को, सबको रिलेट कर रहा हो, तो वो इक्वेशन ये है, e raised to iota pi +1 = 0. So that is one more and very interesting fact about this Euler's constant E.
अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो तो इतना जबरदस्त फैक्ट है, इतना जबरदस्त फैक्ट है कि क्या बताऊं मैं। अगर आप y इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इसका ग्राफ भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता हूं। अब यहां पे इतना एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बन पाएगा, बट जैसा बनेगा देख लेते हैं। तो काइंड ऑफ ऐसा ग्राफ बनेगा ई रेज टू एक्स का, और ये ई रेज टू एक्स का जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को 0,1 पे कट करेगा, ठीक है। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वाई एक्सिस को 0,1 पे कट करते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, लेट्स से मैंने कोई एक पॉइंट लिया, मान लो मैंने एक्स करके कोई पॉइंट लिया इस एक्स एक्सिस पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और आप इस पॉइंट पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करोगे, जो आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर, ठीक है, तो अगर आपने एक्स वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे अगर आपने टैंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स कॉमा ई रेज टू एक्स। लेट्स से मैं इसको बोलता हूं पॉइंट ए, पॉइंट ए पे हमने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमा ई रेज टू एक्स होगा, राइट। और आपको मैं एक और बात बताता हूं कि यहां पर आपको एक बात पता होना चाहिए कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लोप ऑफ द कर्व एंड स्लोप ऑफ द टैंजेंट आर सेम। किसी भी कर्व के लिए ट्रू है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द फंक्शन एंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज सेम। तो वो जो टैंजेंट का स्लोप आता है वो क्या आता है पता है, अगर मैं यहां पे स्लोप ऑफ टैंजेंट कैलकुलेट करूंगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा पता है, ई रेज टू एक्स आएगा। बहुत ही अमेजिंग बात है, फंक्शन ई रेज टू एक्स है और ई रेज टू एक्स पे हमने एक पॉइंट लिया एक्स कॉमा ई रेज टू एक्स, मतलब जनरल पॉइंट लिया, वहां पे टैंजेंट ड्रॉ किया, उस टैंजेंट का अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो ई रेज टू एक्स आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राइट। सो मतलब आपको ये पता है कि जो स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है वो डेरिवेटिव होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, कर्व का डेरिवेटिव होता है। सो दिस इज द ओनली फंक्शन जिसका डेरिवेटिव वो खुद है, मतलब हम अगर ई रेज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ई रेज टू एक्स आता है, राइट। तो दिस इज द ओनली फंक्शन विच सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब भी आप कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कहीं पे भी, और आपको अगर ये कंडीशन दिया गया प्रॉब्लम में कि देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देख लो आप वही हो रहा है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, एफ ऑफ एक्स आया। तो कहीं पे भी अगर ये मेंशनिंग है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फट से समझ जाना, तुरंत समझ जाना कि भाई एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो दुनिया का ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वापस वही फंक्शन मिलता है, नहीं तो बाकी सभी फंक्शंस में क्या होता है कि डिफरेंशिएट करो आपको अलग फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो इसका जो रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज भी होता है, तो ये जो फंक्शन है वो इसका रेट ऑफ चेंज भी ई रेज टू एक्स है, यानी ई रेज टू एक्स के रेट ऑफ चेंज से इंक्रीज होता है। ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो भी ई रेज टू एक्स है, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब ई रेज टू एक्स, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव मतलब स्लोप भी है। तो ई रेज टू एक्स के कर्व पे अगर आप कहीं पे भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे उस टैंजेंट का स्लोप ई रेज टू एक्स आएगा, और ये ई रेज टू एक्स जो फंक्शन है वो इसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी ई रेज टू एक्स ही है। एंड ई रेज टू एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं उसके लिए हमने यहाँ पे वापस ई रेज टू एक्स का ग्राफ लिया हुआ है, राइट। और हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर एक्स, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें ग्राफ में मिला पी, यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो डॉटेड लाइन के फॉर्म में है। तो अगर आपने एकदम बिगिनिंग से मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके अगर आप इस x तक जितना भी रीजन कवर हो रहा है, अगर आप इसको इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, अगर आप इस शेडेड रीजन का अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा पता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि P पर y कोऑर्डिनेट क्या है।
तो p पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है मालूम है, वो है e रेज टू x ओनली, क्योंकि x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट e रेज टू x हुआ। तो अगर आप ग्राफ के ऊपर x करके कोई पॉइंट लेते हो तो वहां पे जो y का वैल्यू आएगा वो e रेज टू x आएगा। तो बिगिनिंग से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक जितना भी रीजन आ रहा है, राइट, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक जितना भी ये रीजन कवर हुआ, उस पूरे रीजन का एरिया का वैल्यू भी e रेज टू x होता है। एरिया भी e रेज टू x है। सो दोस्तों, अभी मैंने जो आपको यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट समझाया था, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वापस मैंने e रेज टू x का ग्राफ ड्रॉ किया है। इस e रेज टू x के ग्राफ में हमने यहाँ पर x एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं 1 to 10। तो 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ के ऊपर हमें पॉइंट मिलेगा 1, e। 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिलेगा 2, e स्क्वायर। और 10 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट मिलेगा 10, e रेज टू 10। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू x इक्वल टू 1, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर, जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, x इक्वल टू 1 तक, ये जो एरिया हमने शेड किया है, अगर मुझे इस रीजन का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, कि अगर आप x तक माइनस इन्फिनिटी से लेकर x तक जो रीजन कवर कंसिडर कर रहे हो, उसका अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो दैट एरिया इज गिवन बाय द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो 1 पे y कोऑर्डिनेट कितना है, e है। तो एरिया ऑफ द रीजन विल बी व्हाट, इट विल बी e, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर x इक्वल टू 1 तक जो रीजन कवर हो रहा है, इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, e स्क्वायर यूनिट। फिर वैसे ही माइनस इन्फिनिटी से लेकर x इक्वल टू 2 तक, अब मतलब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये रीजन पूरा कवर कर रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। अब x इक्वल टू 2 तक ये जो रीजन कवर हो रहा है, इस पूरे रीजन का अगर हमें एरिया चाहिए तो वो एरिया जो होगा वो पॉइंट 2 पे जो y कोऑर्डिनेट है वो रहेगा। तो पॉइंट 2 पे y कोऑर्डिनेट कितना है, e स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ द रीजन विल बी e स्क्वायर यूनिट्स। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ द रीजन विच इज बाउंडेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू x इक्वल टू 10, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये पूरा रीजन ले रहे हैं। अब हम x इक्वल टू 10 तक जा रहे हैं, ये पूरा रीजन ले रहे हैं। तो ये जो पूरा रीजन कवर हो रहा है, इस पूरे रीजन का अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से x इक्वल टू 10 तक, मतलब ये सब ले रहे हैं। अब यहां तक इस पूरे रीजन का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो वो पॉइंट 10 पे जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वही होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना आया, a रेज टू 10, राइट। सो दिस इज द अमेजिंग फैक्ट अबाउट e और e रेज टू x फंक्शन, राइट। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है ये हमारा नेपियर्स कांस्टेंट बोलो या ऑयलर्स कांस्टेंट। तो इस लेक्चर में आज हमने इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस किए अबाउट दिस ऑयलर्स कांस्टेंट। आई होप आप लोग को ये सारे बातें समझ में आई होंगी। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक ठोक देना यार। और अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ अपने पर्सनल बातें आपको बतानी, कुछ अपनी पर्सनल राय ओपिनियन रखनी है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख देना, ठीक है। और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मज़ा आ जाएगा ये लेक्चर देख के, अगर वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे तो, ठीक है। तो यूट्यूब के महासागर में ये लेक्चर कहीं खो ना जाए तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो बस मिलते हैं अगली बार किसी इंटरेस्टिंग लेक्चर में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।